दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब टाटा कंपनी दुनिया के हर दूसरे बिजनेस में इन्वॉल्व है तो फिर वो बाइक क्यों नहीं बनाती? या फिर क्या आप जानते हैं कि रोड पर कहीं कहीं ऐसे मिरर्स क्यों लगाए जाते हैं और इनका काम क्या होता है? अच्छा, सोचकर जवाब दो कि क्या एक बड़ा सा आइस ब्लॉक बिना पिघले किसी बड़े रेगिस्तान को पार कर सकता है? अगर अभी तक सोच ही रहे हैं तो घबराएं नहीं और बने रहे हमारे साथ अगले कुछ मिनटों के लिए, क्योंकि ज्ञान और रोमांच का ये एक ऐसा सागर है जिसमें डूबे बिना कोई मजा नहीं। तो बिना और वेस्ट किए आपका महंगा वक्त, शुरू करते हैं आज का ये एक्साइटिंग सफर। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपको इंडिया के हर दूसरे घर में एक ना एक टू व्हीलर मिल ही जाएगी और हमारा देश दुनिया में टू व्हीलर्स की सबसे बड़ी मार्केट भी है। अब टाटा हमारे देश में नमक से लेकर कपड़े तक बेचता है और होटल चलाने से लेकर अब तो एयरलाइंस भी रन करने वाला है, लेकिन उसने कभी भी टू व्हीलर इंडस्ट्री यानी कि मोटरसाइकिल बनाने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। जानते हैं क्यों? कहते हैं इसके पीछे की वजह रतन टाटा की एक पर्सनल स्टोरी है। हुआ क्या कि वो एक दिन सड़क पर अपनी गाड़ी से जा रहे थे, बारिश हो रही थी, तो उनके बगल से एक दंपत्ति और 2 बच्चे मोटरसाइकिल पर भीगते हुए निकले। वो थोड़ी आगे गए तो उन्होंने देखा कि उस मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया है और पूरे परिवार को चोटें आई हैं। बस तब से उनके मन में ये बात बैठ गई कि टू व्हीलर्स ट्रैवल करने का एक सेफ तरीका हरगिज नहीं है। और दोस्तों, देखा जाए तो रोड पर एक्सीडेंट से हुई मौतों में से 80 से 90% डेथ्स मोटरसाइकिल पर सवार लोगों की ही होती हैं। अब दोस्तों, टाटा कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है कि प्रॉफिट के लिए कुछ भी बेच दे। इनके एक्स एमडी ने एक टाउन हॉल मीटिंग में ये बात खुद कही थी कि टाटा का एम पैसेंजर व्हीकल मार्केट में सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना है और वो टू व्हीलर्स को बिल्कुल भी सेफ नहीं मानता। इसके अलावा दोस्तों, टाटा मोटर्स 4 व्हीलर्स तो बनाता है, लेकिन टू व्हीलर्स बनाने के लिए उसे अलग तरह की प्रोडक्शन लाइन, फैक्ट्रीज और हैवी लॉजिस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी, जिसमें काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है। और चूंकि टाटा पहले भी नैनो जैसे प्रोजेक्ट्स में अपने हाथ जला चुका है, इसीलिए वो अब इतना बड़ा रिस्क बिना फुल प्रूफ प्लान के नहीं लेने वाले। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आपने सड़क के किनारे कहीं कहीं ये बड़े चौड़े मिरर्स लगे देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हें इंस्टॉल क्यों किया जाता है और इनका पर्पस क्या होता है? अगर नहीं तो अभी जान जाएंगे। दरअसल इन्हें ट्रैफिक कॉन्वेक्स मिरर्स कहा जाता है और ये रोड पर चलने वाले व्हीकल्स की सेफ्टी के लिए ऐसे पॉइंट्स पर इंस्टॉल किए जाते हैं जहां से 2 या फिर 2 से ज्यादा रोड्स आपस में मिलते हों। ओवल शेप के ये सिक्योरिटी मिरर्स ऐसे जंक्शंस पर ब्लाइंड स्पॉट्स को खत्म करने का काम करते हैं जहां दूसरी रोड की विजिबिलिटी अदरवाइज मुमकिन ना हो। अगर आप ऐसी रोड से जा रहे हो तो दूसरी रोड से कोई गाड़ी आ रही है या नहीं, ये इसका अंदाजा लगाने में आपकी मदद करते हैं और इस तरह एक्सीडेंट्स की संभावना को भी कम करते हैं। अब दोस्तों, ये है तो एक छोटी सी ऑटोमेटिक और लो कॉस्ट ट्रैफिक है, लेकिन एक्सीडेंट्स को कम करने में ये बहुत इफेक्टिव है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, 1959 में एक 3 टन के मैसिव आइस ब्लॉक ने ट्रक के पीछे लदकर आर्कटिक सर्कल से सेंट्रल अफ्रीका में स्थित इक्वेटर तक की अपनी 8,500 किलोमीटर लंबी यात्रा पूरी की थी, और वो भी बिना पिघले। लेकिन जानते हैं क्यों? दरअसल इस एक्सपीडिशन की शुरुआत तब हुई जब यूरोप के मशहूर रेडियो चैनल रेडियो लग्जमबर्ग ने ये ओपन चैलेंज सबके सामने रखा कि अगर कोई 3 टन के आइस ब्लॉक को बिना रेफ्रिजरेशन के आर्कटिक सर्कल से इक्वेटर तक पहुंचाएगा तो रेडियो लग्जमबर्ग पहुंचाने वाले को 1 लाख फ्रैंक्स यानी कि आज के हिसाब से 12 लाख रुपए देगा, और वो भी पर केजी आइस के हिसाब से। अब ये कोई आसान एक्सपीडिशन नहीं होने वाला था। एक तो सहारा रेगिस्तान की झुलसा देने वाली गर्मी और 8,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर, जिसमें से ज्यादातर हिस्से में तो पक्की रोड तक नहीं थी। लेकिन दोस्तों, इंसान के हौसले के आगे कोई भी चुनौती नहीं टिकती। 1 साल बाद इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया नॉर्वे की एक कंपनी ग्लासवॉट ने, जो इंसुलेटिंग ग्लास वूल मैन्युफैक्चर करती थी। कंपनी के एमडी बर्जर नेटविक श्योर थे कि वो इस चैलेंज से मिलियंस ऑफ फ्रैंक्स कमा सकते हैं। फिर जब रेडियो लग्जमबर्ग को उनकी तैयारी का अंदाजा हुआ तो उन्होंने इस चैलेंज को ही कैंसिल कर दिया। लेकिन एक्सपीडिशन की तैयारी उस पॉइंट तक पहुंच चुकी थी जहां से पीछे हटने का कोई मतलब ही नहीं था। ग्लासवॉट ने इसे एक मार्केटिंग कैंपेन के तौर पर प्रमोट किया और खास लकड़ी और आयरन वूल से इंसुलेटेड कंटेनर में नॉर्वे से 3,000 किलोग्राम वजनी आइस ब्लॉक को 27 दिनों में गैबोन अफ्रीका इक्वेटर की लाइन तक पहुंचाया। दोस्तों, क्या आप गेस कर सकते हैं कि इस मुश्किल और लंबे सफर में कितनी बर्फ पिघली होगी?
सिर्फ 11%, यानी कि 3000 किलोग्राम में से 2664 किलोग्राम मंजिल तक पहुंच गई थी, जो उस समय अविश्वसनीय से कम कुछ भी नहीं था। पहुंचने के बाद उस आइस ब्लॉक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा गया, जिन्हें फिर वहां की लोकल जनता में बांट दिया गया, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी बर्फ देखी ही नहीं थी। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों हम इंडियंस और किसी चीज में तेज हो ना हो, लेकिन नकल करने में और जुगाड़ लगाने में हमारा शायद ही कोई मुकाबला है। ऐसी ही एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिली है हाल ही में राजस्थान में हुए रीट के एग्जाम्स के दौरान, जब कुछ स्टूडेंट्स को इन ब्लूटूथ चप्पल्स के साथ पकड़ा गया। अब ब्लूटूथ क्यों? इसका जवाब है इस चप्पल के अंदर फिट की गई जुगाड़ टेक्नोलॉजी में, जिसमें एक ब्लूटूथ डिवाइस को इस चप्पल के सोल में कुछ इस तरह फिट किया गया था कि पहने पता ही ना चले कि कुछ गड़बड़ है। ये शातिर चीटर्स कान में ब्लूटूथ डिवाइस लगाकर एग्जाम हॉल के बाहर बैठे लोगों से कांटेक्ट करके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहे थे, बिल्कुल मुन्ना भाई MBBS की तरह। लेकिन बदकिस्मती से रैकेट के 5 मास्टरमाइंड पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जिनसे पता चला कि वो ये ब्लूटूथ चप्पलें 2 लाख रुपए तक की बेच रहे थे। अब दोस्तों सुनने में ये वाकया मजेदार लग सकता है, लेकिन इन्हीं चीटिंग माफियाओं की वजह से हर साल ऐसे हजारों डिजर्विंग बच्चे होते हैं जिन्हें उनकी काबिलियत के मुताबिक न तो कॉलेज में सीट मिलती है और न ही कोई जायज नौकरी। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों जहां आपने देखा होगा कि अच्छे एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स अक्सर आपको बड़े और महंगे हॉस्पिटल्स में ही मिलते हैं, वहीं कुछ ऐसे समाज सेवी डॉक्टर्स भी हैं जो मानवता की सेवा करने के लिए किसी भी हद तक जाने से नहीं हिचकते। अब हिमालयन कैटरेक्ट प्रोजेक्ट के फाउंडर नेपाली डॉक्टर संदूक रुइत को ही ले लीजिए, जिनके नाम 1 लाख से भी ज्यादा गरीब लोगों की आंखों का मुफ्त इलाज करने का रिकॉर्ड दर्ज है। दोस्तों डॉक्टर संदूक का जन्म नेपाल के इतने सुदूर गांव में हुआ था कि सबसे पास के प्राइमरी स्कूल पहुंचने में भी कई दिन लगते थे, लेकिन उन्होंने डॉक्टर बनने की ठानी और किसी भी चुनौती से हार नहीं मानी। एम्स नई दिल्ली से ऑप्थेल्मोलॉजी में डिग्री हासिल करने के बाद वो नेपाल लौटे और आई सर्जन के तौर पर प्रैक्टिस करने लगे। 1992 में उन्होंने नेपाल आई प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसके तहत वो अपनी फैसिलिटी में जरूरतमंद और गरीब लोगों की आंखों का ऑपरेशन मुफ्त में करते हैं, और जो पेशेंट उनकी क्लिनिक में नहीं जा सकते वो उनके इलाज के लिए दूर दराज के इलाकों में ट्रैक करके भी जाते हैं और ये जरूरी मेडिकल सुविधाएं गांव के गरीब लोगों तक पहुंचाते हैं। तो डॉक्टर संदूक की इस समाज सेवा के बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट्स में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों अनुराग कश्यप ने बॉलीवुड में एंट्री मारकर ये साबित किया था कि कमर्शियल मूवीज के लिए हमेशा करोड़ों रुपए लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और शूस्ट्रिंग बजट्स पर भी अच्छी फिल्में बनाई जा सकती हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हॉलीवुड में एक ऐसा ही डायरेक्टर है जिस पर पैसे लगाने से शायद ही कोई प्रोड्यूसर कभी भी मना करेगा, और दोस्तों इस डायरेक्टर का नाम है टॉड फिलिप्स। हैंगओवर मूवी के डायरेक्टर टॉड ही थे और उन्होंने इस मूवी को 35 मिलियन US में बनाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हैंगओवर ने कमाई कितनी की थी? पूरे 470 मिलियन की। और यही नहीं, हैंगओवर 2 तो उससे भी बड़ी हिट थी। ये टॉड ने 80 मिलियन खर्च करके बनाई थी और इस फिल्म ने कमाए थे पूरे 590 मिलियन US। इसके बाद टॉड ने कॉमेडी से स्विच मारा और बनाई एक डार्क थ्रिलर मूवी 2019 में आई जोकर, जिसने उनके सभी पिछले रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। दोस्तों ये मूवी बनी थी सिर्फ 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स में और इसने कमाए थे अविश्वसनीय $1 बिलियन से भी ज्यादा। तो हुए ना टॉड हॉलीवुड के एक फुल पैसा वसूल डायरेक्टर। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद जब काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिका के जहाज से लटके हुए इंसान दुनिया ने देखे, तब हम और आप जैसे लोग हैरान हुए बिना नहीं रह सके। लेकिन दोस्तों आपको इससे भी ज्यादा हैरानी होगी ये जानकर कि एविएशन इंडस्ट्री के इतिहास में प्लेन से लटककर या फिर उसके पहियों में छिपकर ट्रैवल करने की कोशिश में अब तक 86 बंदे अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन इन कोशिशों में एक इंडियन भी था जिसने इस अनअचीवेबल टास्क को अचीव किया था। इन जनाब का नाम था प्रदीप सैनी, जो पेशे से एक मैकेनिक थे। अक्टूबर 1996 में ये अपने छोटे भाई विजय के साथ दिल्ली से लंदन जाने वाले ब्रिटिश एयरवेज के एक प्लेन के व्हील बेस में जा छिपे। अब आप ही सोचिए, दिल्ली से लंदन तक की 4000 मील लंबी यात्रा, ऊपर से 40,000 फीट हाइट का एयर प्रेशर और -60 डिग्री सेल्सियस तक का एक्सट्रीम टेम्परेचर, ये सब सहन कर पाना किसी भी आम इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन प्रदीप शायद किसी और ही मिट्टी के बने थे। बदकिस्मती से प्रदीप का छोटा भाई विजय इन कंडीशंस को बर्दाश्त नहीं कर पाया और लैंड करने से पहले ही मर गया।
लेकिन प्रदीप ने लंदन में जिंदा लैंड किया और फिर यूके में असाइलम मिलने के बाद अब वो उसी हीथ्रो एयरपोर्ट में नौकरी करता है जहां उसने लैंड किया था। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, अगर आप भी घूमने फिरने के शौकीन हैं और सोच रहे हैं एक फॉरेन ट्रिप लगाने की, तो मेरी माने तो माल्टा निकल लें, क्योंकि जो स्कीम इस देश ने यहाँ आने वाले सैलानियों के लिए निकाली है वो कमाल की है। दरअसल कोविड केसेस कम होने के बाद अपने यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस यूरोपियन आइलैंड कंट्री की टूरिज्म मिनिस्ट्री ने एक स्कीम निकाली है, जिसके तहत जो भी फॉरेनर टूरिस्ट यहाँ कम से कम 3 रातों के लिए रहेगा, सरकार हर बंदे को 200 यूरोज यानी कि करीब 17,500 रुपए तक का इंसेंटिव देगी। लेकिन दोस्तों, जैसी महंगी ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, इनमें 17,000 रुपए चिल्लर से ज्यादा कुछ भी नहीं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, दुनिया में फालतू चीजों की कोई कमी नहीं। अब मैं आपसे कहूं कि एक पिल है जिसे खाने से आपका हग्गा गोल्डन यानी कि सोने के रंग का हो जाएगा, तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे ना कि क्या फालतू प्रोडक्ट है। लेकिन दोस्तों है, और ये प्रोडक्ट भी मार्केट में बिकता है। और बिके भी क्यों ना, जब नवाब के पौधे सोने की टॉयलेट सीट से लगवा सकते हैं तो सोने का हग्गा क्यों नहीं कर सकते। खैर, 24 कैरेट गोल्ड लीफ से भरा ये कैप्सूल $425 का है, यानी कि करीब करीब 32,000 रुपए का। और इसे बनाया है ऐसे ही फालतू महंगे प्रोडक्ट्स बनाने वाली एक अमेरिकी कंपनी जस्ट अनदर रिच किड ने। और बातों ही बातों में अब वक्त हो चला है आज की इस वीडियो के आपके अपने योर ओन फैक्ट का, जिसे हमें भेजा है नवाजिश शेख जी ने। नवाजिश अपने फैक्ट में बताते हैं कि जापान में अब कब्रों पर QR कोड लगे होते हैं ताकि आप उसे अपने फोन में स्कैन करके मरे हुए आदमी के बारे में जान सको। लेकिन जब हमने इसका फैक्ट चेक किया तो पाया कि असल में वायरल होने वाली ये तस्वीरें जापान की नहीं, चाइना की हैं। ये 2015 की हैं, जब चाइना की चोंगकिंग म्युनिसिपैलिटी में चाइनीज अथॉरिटीज ने वर्ल्ड वॉर सेकंड में जान गंवाने वाले विक्टिम्स की याद में एक मेमोरियल बनवाया था। इन विक्टिम्स की कब्र पर QR कोड्स हैं, जिन्हें स्कैन करके आप उनकी कहानी जान सकते हैं। जापान में कब्रों पर QR कोड्स लगने लगे हैं। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का फैक्ट तो हो सकता है, लेकिन फैक्टिफाइड हिंदी का नहीं। खैर, सुलझाते रहेंगे ऐसी और भी उलझनों को, और अब मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए और एक्साइटिंग सफर में। तब तक अपना अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, खुश रहें, और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।